अफसोस होता है कि जिस गुजरात ने गांधी दिया, जिस गुजरात ने पटेल दिया, उस गुजरात ने ऐसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिया। शर्म आती है उसी वक्त जब हमारे सेना के वीर शहीदों के जनाजे उठ रहे थे, देश के प्रधानमंत्री G20 का जश्न मना रहे थे। कहते 2.5 लाख करोड़ अडानी तू ले जा, 10,000 करोड़ विजय माल्या तू ले जा, 20,000 करोड़ नीरव मोदी तू ले जा, 10,000 करोड़ मेहुल चोकसी तू ले जा, 6,000 करोड़ नितिन संदेशरा तू ले जा, 3,000 करोड़ ललित मोदी तू ले जा। बोले साहब लूट लिए, पुलिस वाले खोज रहे, बोले भाग जा लंदन। यूसीसी के नाम पर आदिवासियों का अधिकार छीनने का काम सरकार करने जा रही है। और इस गुजरात की धरती को महान धरती इसलिए कह रहा हूं कि इस गुजरात ने उस महान सपूत को जन्म दिया, उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जन्म दिया, उस बापू को जन्म दिया, जिस बापू ने अंग्रेजों का, जिसका सूरज नहीं डूबता था, हिंदुस्तान की धरती से भगाने का काम किया। इस गुजरात की धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैंने अभी देखा, मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया, आप सब लोग भी गौरवान्वित हुए होंगे। G20 का सम्मेलन था, अमेरिका का राष्ट्रपति आया था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आया था, चीन का प्रधानमंत्री आया था, पूरे दुनिया से राष्ट्राध्यक्ष आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, कनाडा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री दिल्ली में आए तो बापू की समाधि पर, उसी साबरमती के संत की समाधि पर सर झुकाने के लिए, नमन करने के लिए गए। पूरी दुनिया में भारत की पहचान गांधी से है, पूरी दुनिया में भारत की पहचान अहिंसा से है, पूरी दुनिया में भारत की पहचान प्रेम से है, भाईचारे से है, वसुदेव कुटुंबकम से है। हिंसा और नफरत का कोई स्थान भारत की राजनीति में नहीं है। ये बात आम आदमी पार्टी और हम सबको समझनी चाहिए। मैं नमन करता हूं गुजरात की उस धरती को जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, बापू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आजाद कराया। उन दो महापुरुषों का ये देश ऋणी है और जब तक ये देश रहेगा, जब तक इस देश का अस्तित्व रहेगा, गांधी और पटेल के हम सब ऋणी रहेंगे, कर्जदार रहेंगे। इसको कभी चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ अफसोस होता है कि जिस गुजरात ने गांधी दिया, जिस गुजरात ने पटेल दिया, उस गुजरात ने ऐसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिया, जिन्होंने हमारे बच्चों को यहां पर बैठने के लिए मजबूर किया है। उनसे सवाल तो पूछना पड़ेगा। आखिर बताओ, 30 साल का शासन तुम्हारा हो गया, गुजरात के अंदर 30 साल से राज कर रहे हो। टीआरबी में ट्रैफिक के जवान रखे जाते हैं, ज्ञान सहायक, भाजपा वाले नाम बड़ा बड़ा चुन के लाते हैं, कहते बेटा अग्निवीर बन जाओ। बोले अग्निवीर क्या है? बोले 4 साल की नौकरी, उसमें घर में बैठ के मक्खी मारो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? 4 साल की नौकरी करो, जाके सियाचिन में -50 डिग्री टेम्परेचर में सेना की नौकरी करो, जैसलमेर में जाके +50 डिग्री में सेना की नौकरी करो, जाओ अग्निवीर बन जाओ, सूली पे चढ़ जाओ।
हमारा बेटा तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी रहेगा, लेकिन गुजरात का नौजवान टीआरबी बनेगा, ज्ञान सहायक बनेगा, पुलिस की भर्ती में उसको 5,000 10,000 रुपए की नौकरी मिलेगी। आपको मालूम है अडानी को क्या क्या दिया मोदी जी ने? आकाश में चले जाओ तो हवाई जहाज किसका? जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट किसका? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। गुजरात के लोगों की आवाज जोर से और पीछे तक आनी चाहिए। जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट किसका? समुद्र में चले जाओ तो सीपोर्ट किसका? पाताल में चले जाओ तो कोयला किसका? गैस किसका? स्टील किसका? सड़क पे चलो तो सड़क किसकी? पानी पियो तो पानी किसका? तेल भराने जाओ तो तेल किसका? रेल में चलो तो रेल किसकी? तो आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ अडानी को उठा के दे दिया मोदी जी ने। देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्त के लिए काम कर रहे हैं। इस बात का हम लोग विरोध करते हैं। आपको तो 9,000 की नौकरी देके कह रहे हैं, 10,000 20,000 की नौकरी देके कह रहे हैं ज्ञान सहायक बन जाओ। और आपको मालूम है मोदी जी ने कितना कर्जा दिया अडानी को? कितना कर्जा दिया है? 2.5 लाख करोड़ रुपए। कितना? फिर भी आप लोगों को गुस्सा नहीं आता। अभी 2.5 लाख रुपए आपका बाकी हो तो आपका कॉलर पकड़ के हवालात में बंद कर देंगे। करते हैं कि नहीं करते? पोस्टर लगा देंगे, आपके गांव में जाकर कहेंगे अरे संजय सिंह का 2.5 लाख बाकी है, कर्जदार है बैंक का, इसको पकड़ो जेल में डालो। लेकिन मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अडानी को दिया, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ दिया। कहने लगे दुनिया का 2 नंबरी अमीर हो गया। अरे इतना पैसा तो अगर ईसुदान भाई को दे दो तो ये भी 2 नंबर के अमीर हो जाएंगे दुनिया में। ये हमारे जो ज्ञान सहायक बैठे हैं इनको दे दो 2-4 हजार करोड़ रुपए ही दे दो तो पूरे गुजरात के नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं मोदी जी और भाजपा वालों से, जनता का पैसा जो केजरीवाल जी को मिलता है वो जनता के ऊपर खर्च करते हैं, जनता को फ्री में सुविधाएं देते हैं। जनता का पैसा जो मोदी जी और बीजेपी को मिलता है वो अपने दोस्तों के ऊपर लुटाने का काम करते हैं। कहते हैं ले जाओ फ्री। अहमदाबाद में सारे टीवी चैनल के लोग बुलाए गए। एक स्कूल में प्रधानमंत्री जी गए, उस स्कूल का प्रसारण दुनिया के तमाम चैनलों पे हुआ। सारे चैनल के लोग कहने लगे देखो स्कूल बन गया गुजरात में, देखो स्कूल बन गया, इतना अच्छा स्कूल बन गया। ईसुदान जी को, मनोज जी को, गोपाल जी को केजरीवाल जी ने बुलाया। उन्होंने कहा अहमदाबाद में जाओ, इस स्कूल को देखो जिसको प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है। अगर इतना अच्छा स्कूल भारत के प्रधानमंत्री ने बनाया है तो उनको बधाई दे के आना। 100-150 कार्यकर्ता लेके जब ये लोग पहुंचे तो पता चला टेंट उखड़ के चला गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। 30 साल में भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग गुजरात में एक स्कूल नहीं बना पाए जो दुनिया को दिखा सके। लेकिन 5 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर ऐसे स्कूल बनाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले योगी का स्कूल देख लो, कहने लगे नहीं देखना। बोले शिवराज का स्कूल देख लो, कहने लगे नहीं देखना। अरे बोले खट्टर का स्कूल देख लो, बोले नहीं देखना। तो उसने कहा देखना क्या है? तो ट्रंप की पत्नी ने कहा केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल देखना है। बताओ ये आपसे परेशान होंगे कि नहीं होंगे? आपसे हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेते हैं। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अगर पेट्रोल पंप पे हिंदू को सस्ता डीजल मिले, मुसलमान को महंगा डीजल मिले तो वोट दे देना भारतीय जनता पार्टी को।
मिलता है क्या? मिलता है क्या? बेरोजगारी की मार हिंदू से ज्यादा अगर मुसलमान झेलता है तो दे देना भारतीय जनता पार्टी के वोट। बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा कौन झेलता है? बताओ, बताओ कौन झेलता है? जोर से बोलिए। बैंकों में सबसे ज्यादा किसका पैसा जमा है? किसका पैसा जमा है जगमल भाई? किसका पैसा जमा है? बताओ सागर भाई। हिंदू। किसका पैसा जमा है बैंकों में सबसे ज्यादा? हिंदुओं का पैसा। उसको क्या करते हैं मोदी जी? उठाते, कहते 2.5 लाख करोड़ अडानी तू ले जा, 10,000 करोड़ विजय माल्या तू ले जा, 20,000 करोड़ नीरव मोदी तू ले जा, 10,000 करोड़ मेहुल चोकसी तू ले जा, 6,000 करोड़ नितिन संदेशरा तू ले जा, 3,000 करोड़ ललित मोदी तू ले जा। बोले साहब लूट लिए, पुलिस वाले खोज रहे, बोले भाग जा लंदन, जाके आराम से बैठवा, जब तक मैं हूं कोई चिंता की बात नहीं है। ये सारे लुटेरे विदेश में बैठे, ईडी वालों को, सीबीआई वालों को, आपकी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाला मनीष सिसोदिया पसंद नहीं है, उसको जेल में डालेंगे, लेकिन ललित मोदी हरीश साल्वे की शादी में जाम से जाम लड़ाएगा, 3,000 करोड़ रुपए लूट के भारत को चिढ़ाएगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर बैंकों में जमा हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों का पैसा लूटा गया है तो वोट दे देना बीजेपी को। सोचना एक बार, मैं जो बातें कह रहा हूं उसके बारे में सोचना जरा एक बार। महंगाई की मार देश के अंदर, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सरसों का तेल महंगा, कैंसर की दवा महंगी, किडनी की दवा महंगी, महंगाई आसमान पे। महंगाई की सबसे ज्यादा मार अगर झेल रहा है तो हिंदू झेल रहा है कि मुसलमान झेल रहा है? बताओ हमको। दलित झेल रहा है या आदिवासी झेल रहा है? गरीब आदमी झेल रहा है? इस देश के करोड़ों हिंदू महंगाई से परेशान, अशिक्षा से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, बैंक की लूट से परेशान, किसान को फसल का दाम नहीं मिलता उससे परेशान, और कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लाइन में लग के वोट दे दो। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में, अयोध्या के डेवलपमेंट और विकास के नाम पर 20 करोड़ का घोटाला किया, तो मैं भाजपाइयों के बारे में कहता हूं, देखो ए दीवानों ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपा वाले हमसे कहते हैं संजय सिंह जी राम राम जपना, पराया माल अपना। ये ना राम के हैं, ना आम के हैं, न किसी काम के हैं। याद रखना, इनको जवाब आपको देना होगा। लोकसभा चुनाव से इसकी शुरुआत आप कर दीजिए। हमारे साथी बता रहे थे आज की बैठक में कि इंडिया गठबंधन अगर मिलके लड़ेगा तो लोकसभा के चुनाव, या हमारे आदिवासियों के बड़े नेता चेतर भाई, इन्होंने बताया कि किस तरह से यूसीसी के नाम पर आदिवासियों का अधिकार छीनने का काम सरकार करने जा रही है। मैं सावधान करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ऐसी कोई कोशिश मत करना। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अगड़ा सब मिलके तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। किसी का अधिकार छीनने की कोशिश मत करना। और आप पे 144 लगाते, आपको लाठियों से पिटवाते, मार के जेल में बंद करते हैं कि नहीं करते? जब वोट मांगने के लिए बीजेपी के नेता आपके घर पे आए तो कहना मेरे घर के सामने 144 लगी हुई है, यहां से वापस जाओ, वापस जाओ। ये कैसे विश्व गुरु हैं भाई? क्या हिंदुस्तान की तरक्की करना चाहते हैं? हमारे यहां उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में गए तो कहने लगे भाइयों और बहनों ये बताओ कि गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो प्रधानमंत्री गांव गांव में शमशान बनाने के बारे में सोच रहा है, वो आपके स्कूल कैसे बनाएगा, अस्पताल कैसे बनाएगा, तरक्की कैसे करेगा? जरा सोचना आप।
विचार करना। ये मसला हिंदू मुसलमान का है नहीं, ये मसला है देश की तरक्की का, ये मसला है आपके भविष्य का, ये मसला है भारत की महंगाई का, ये मसला है नरेंद्र मोदी के दोस्तों की लूट का और भ्रष्टाचार का। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना वोट देने के लिए जाना तो सोच समझ के एक एक चीज का हिसाब इनसे मांगना। और अंत में हमारे सेना के 2 अधिकारी पिछले दिनों अनंतनाग में आतंकवादी घटना में शहीद हो गए। एक जम्मू कश्मीर के डीएसपी हुमायूं भट्ट, एक सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह जी, एक सेना के मेजर आशीष जी शहीद हो गए, और एक राइफलमैन रवि कुमार जिनकी 13 दिसंबर को शादी होने वाली थी वो भी शहीद हो गए। एक तरफ हमारे सेना के जवान हैं जो अपने प्राणों की आहुति देके देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन शर्म आती है उसी वक्त जब हमारे सेना के वीर शहीदों के जनाजे उठ रहे थे, देश के प्रधानमंत्री G20 का जश्न मना रहे थे। धिक्कार है ऐसी सरकार पे। हमें जवाब चाहिए कि आज जो आतंकवादी घटना हमारे सेना के ऊपर हुई है, इसका जवाब मोदी जी आप कब दोगे, कब दोगे और कब दोगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।